जलधारा फूटने के मामले में मोहनगढ़ में अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है। ओएनजीसी की टीम ने जैसलमेर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है। ओएनजीसी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है। ट्रक मशीन बाहर नहीं निकालने का जिक्र किया गया है। ट्रक बाहर निकालने से फिर से पानी शुरू हो जाएगा, इस तरह की बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। बोरवेल में जलधारा फूटने के मामला जो सामने आया था, हर कोई हैरान रह गया था और अब इस मामले में जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट सौंपी गई है। मोहनगढ़ में अभी भी आपको बता रहे हैं कि खतरा बरकरार है, चूंकि ओएनजीसी की टीम ने जैसलमेर कलेक्टर को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें यह भी जिक्र है कि ट्रक मशीन बाहर नहीं निकालने का जिक्र करते हुए बताया कि ट्रक बाहर निकालने से फिर से पानी शुरू हो जाएगा निकलना बाहर। ये एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो जिसके बाद हर कोई हैरान था। तमाम जियोलॉजिस्ट को यहां पर भेजा गया था सर्वे कराने के लिए। हमारे स्थिति हमारे सामने आई तो हमने कई तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाया, सबने आके अपनी अपनी रिपोर्ट्स हमको सबमिट कर दी हैं। उसके बाद ओएनजीसी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि हमको लगा कि वो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं कि कैसे अगर कोई मशीनें निकाली जा सकती है तो उसके बारे में बता सके। उन्होंने आके क्लियर कर दिया है कि इसको यदि ना छेड़ा जाए तो ही सुरक्षा के लिहाज से ये उचित होगा। उस संबंध में आगे कार्रवाई कैसे करनी है और क्या करना है वो हम कार्य योजना बना रहे हैं। जैसलमेर में पाताल फाड़कर निकली धार। घटना पर क्या कहते हैं जानकार। सरस्वती नदी का दावा दरकिनार, जल स्रोत का रहस्य बरकरार। और माता जी आपने उनको दर्शन दिया है तो मेरी कोई देवी माँ आईना तो सानिया आप इस पानी को विराम दो। तो आप तो इतना कहने से बिल्कुल पानी एकदम ठप हो गया, अभी पड़ा है। खेत मालिक का दावा है कि कुलदेवी ने उसकी विनती सुनी और जमीन से निकल रहा फव्वारा बंद हो गया। जरा सोचिए, राजस्थान के उस इलाके में सर्दियों में सैलाब, जहां सदियों से पानी की किल्लत रही है, लेकिन ये हुआ कैसे? पूरा मामला समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ में 28 दिसंबर को ही एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। मोहनगढ़ तहसील के चक 27 बीडी गांव में किसान विक्रम सिंह अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे, जब अचानक जमीन से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। प्रवाह इतना प्रबल था कि कुछ ही देर में पूरा खेत और आसपास का इलाका लबालब हो गया। घटना तब और गंभीर हो गई जब बोरिंग मशीन और ट्रक भी जमीन के अंदर धंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, लेकिन इलाके के बाशिंदे हैरान थे। इतना पानी कहां से आ गया? क्या यह कुदरत का करम था? 3 दिन तक फव्वारा बहता रहा, खेत तालाब में तब्दील होते रहे। हालत यह हो गई कि कुछ समय पहले तक इस घटना को चमत्कार मानने वाले ग्रामीण अब इसे आफत मानने लगे। हैरानी इस बात की भी थी कि प्रशासन भी वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा था। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की। गांव में पुलिस चौकी बना दी। 3 दिन बाद रात में अचानक बोरवेल से बह रहा पानी बंद हो गया, जिसके बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। पिछले 3 दिन से काफी ज्यादा तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासनिक स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए और जांच के लिए वो सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन प्रकृति का इसको चमत्कार कहेंगे या जो भी है, या हमारा सौभाग्य कहेंगे, कल रात 10 बजे वो बहाव है वो ऑटोमेटिक बंद हो।
बोरवेल से निकल रहा पानी बंद हो गया, लेकिन इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जाने लगे थे। एक दावा यह भी किया गया कि यह सरस्वती नदी का पानी है, लेकिन भूजल वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास ने बताया है कि यह घटना भूजल स्तर के असामान्य दबाव का परिणाम हो सकती है। बेसिकली हाइड्रोजियोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पे हमारे जैसलमेर जिले के अंदर अधिकांश जगहों पर कन्फाइंड कंडीशन है, जिसके अंदर ये होता है कि पानी का जो एक्वीफर होता है वो इम्प्रीवियस लेयर के नीचे दबाव के साथ में, मतलब मोटी इम्प्रीवियस जो लेयर होती है उनमें दबाव के साथ में नीचे दबा हुआ रहता है। और जैसे ही कर्सर ने उन लेयर को तोड़ते हुए एक्वीफर को टच किया तो अचानक से पानी बड़ी मात्रा में बाहर आना शुरू हो गया था। डॉक्टर ईणखिया ने यह भी संभावना जताई है कि यह पानी सरस्वती नदी के भूगर्भीय अवशेषों से जुड़ा हो सकता है। ईणखिया के मुताबिक बोरवेल का पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता। सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकले पानी का इतिहास करीब 60 लाख साल पुराना है। जो ये पानी मिला उसको सरस्वती नदी से जोड़ना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसकी जो गहराई थी वो बहुत ज़्यादा थी, करीब 100-200 मीटर के बाद में 225 मीटर पे जा करके ये पानी मिला था। पानी की जो क्वालिटी थी प्रथम दृष्टया बहुत खारी थी, मतलब 5000 से लेकर के 6000 TDS तक हो सकती है। और जो वहाँ पे थिक सेल मिली है, जो मिट्टी मिली है, ऊपर का जो जमाव था वो पूरा बारीक चिकनी मिट्टी का स्टिकी मिली थी, तो मेराइन डिपोजिशन का हो सकता है, फ्रेश वाटर डिपोजिशन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, सरस्वती नदी का जो उम्र है वो 5 से 10 हज़ार, हमारा जो वैदिक काल था वो 5000 से 10,000 7,000 साल के बराबर था। लेकिन ये जो पानी जो मिला था वो जिन चट्टानों में मिला था वो टर्सरी काल की थी, वो करीब लाखों साल पुरानी चट्टानें थी। वैज्ञानिकों ने बोरवेल के पानी को सरस्वती नदी का नहीं, समुद्र का प्रमाण माना। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से 25 साल पहले जैसलमेर का यह इलाका दुनिया के सबसे विशाल टेथिस सागर का किनारा हुआ करता था। यानी जैसलमेर के इस इलाके में करोड़ों साल पहले ऊंट की जगह फाइटर प्लेन जैसे बड़े पंख वाले डायनासोर रहते थे। इधर आपदा को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने हालात का रिव्यू करने के लिए जलदाय मंत्री को इलाके में भेजा। जलदाय मंत्री ने बोरवेल से निकले पानी और गैस की जांच कराने की बात कही और नुकसान के आकलन के बाद पीड़ित को मदद मुहैया कराने का भी भरोसा दिया। बहरहाल जमीन से निकल रहे पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यह पीने के लिए कितना उपयोगी होगा ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पानी का स्वाद खारा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि जैसलमेर में आने वाली कैनाल के पानी के साथ मिलाकर इसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। ये घटना जैसलमेर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में नई संभावनाएं खोलती हैं। वैज्ञानिकों और प्रशासन को इस जल स्रोत के स्थायित्व और उपयोगिता का पता लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये घटना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि दूसरे सूखे इलाकों के भूजल और जल प्रबंधन के लिए नई दिशाएं खोल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और इस मेले में आने वाले श्रद्धालु को इस बार 52 फीट ऊंचा, 52 फुट लंबा और 52 फीट चौड़ा दुनिया का सबसे विशाल महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना अब होने वाली है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में आज श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की पेशवाई यात्रा निकली। नागा सन्यासियों और साथी आचार्य महामंडलेश्वर करीब 1000 साधु संत अपने पूरे राष्ट्रीय वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले हैं। बागवरी मठ में विधि विधान के साथ पूजा के बाद सनातनी की पताका फहराते हुए संत मेला क्षेत्र के लिए निकले।
संत महात्माओं पर लोगों ने इस दौरान पुष्प वर्षा भी की। देश से बाहर रहने वाले भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। आज हमारा अखाड़ा का मेला क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है, निरंजनी अखाड़े का, और ये बहुत अद्भुत नजारा है जब संत धूमधाम से अखाड़े में प्रवेश करते हैं। और ये तो तीर्थराज प्रयाग है, जो राजाओं के राजा है, सभी तीर्थों के राजा हैं। वहाँ तो एक अद्भुत नजारा होगा, जहाँ भरद्वाज ऋषि तपस्या करते रहे हो, जहाँ राम जी स्वयं चल के आए हो, जहाँ राम जी क्षेत्र में निषाद को गले लगाए हो। तो मैं ये कह सकती हूँ, समरसता और अध्यात्म राम जी ने यहीं से शुरुआत की थी। तो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालु को इस बार 52 फीट ऊंचा और 52 फीट लंबा, साथ ही 52 फीट चौड़ा दुनिया का सबसे विशाल महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान करवा रही है। यह यंत्र अपने आप में बहुत ही अलौकिक होगा। तुझे जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। पर्यावरण पे चलते चलते पर्यावरण युक्त हो, पॉलीथीन मुक्त हो ये धरा, तो सकारात्मकता कैसे आएगी? तो महामृत्युंजय यंत्र को 52 अक्षरों का जो महामृत्युंजय यंत्र मंत्र है, तो उसी आधार पे 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ 2025 में ये बन के तैयार होगा। क्यों होगा? पृथ्वी पे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पूर्ण किया तो सबसे पहला यज्ञ उन्होंने प्रयागराज में किया, इसीलिए प्रयागराज नाम हुआ। तो जो पूरी पृथ्वी पे आने वाले वक्त में अलग अलग कंट्री में, भारत के अलग अलग कोनों में जो महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होंगे, उसका मूलभूत पहला सुअवसर ये है कि यहाँ पर 144 सालों के बाद जो योग आ रहा है, उसके मद्देनजर इस यंत्र की यहां पर स्थापना हो रही है। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगभग जारी है और फाफा मऊ में गंगा नदी पर बना 426 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ साथ 4500 टन स्टील का इस्तेमाल करके बनाया गया ये पुल रिकॉर्ड 45 दिनों में बनाया गया है। ब्रिज के बनने से श्रद्धालु को भी सुविधा मिल पाएगी। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी खास तैयारी की है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे से खास तौर पर कंट्रोल रूम को भी तैयार किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन को भी महाकुंभ के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। तो 426 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ साथ रेलवे ने भी अपनी खास तैयारी की है, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है और जो ट्रेन के फेरे हैं उनको भी बढ़ाया गया है। साथ ही जो प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है उसको रिनोवेट किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। करीब 9 महीने पहले लेडी डॉक्टर की लाश उन्हीं के घर में फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। पहली नजर में किसी को भी लग सकता है, हो सकता है कि ये सुसाइड केस हो, लेकिन ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। जिस ट्रेनर का गुनाह कैसे बेनकाब हुआ, लेडी डॉक्टर की मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब जंग लड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। लेडी डॉक्टर की मर्डर मिस्ट्री। ये सुसाइड नहीं, कत्ल है। जिम ट्रेनर की हैवानियत, सुसाइड का रिक्रिएशन। फांसी के फंदे में फंसा जिम ट्रेनर। लेडी डॉक्टर को कब मिलेगा इंसाफ? इस रूम में लेडी डॉक्टर की लाश मिली थी, फांसी के फंदे पर लटकी हुई। क्या यह सुसाइड का केस था? सुसाइड का रिक्रिएशन कराया गया, यानी मृतक लेडी डॉक्टर के वजन की मैनी क्वीन को लटकाया गया।
अभी भी गुत्थी उलझी हुई थी। आखिर एक होनहार लेडी डॉक्टर मौत को गले क्यों लगाएगी? बिलासपुर के सिरगट्टी थाना इलाके का ये मामला था। मार्च 2024 को लेडी डॉक्टर की लाश उसी के घर में मिली थी। जो आरोपी था जिसमें कि पुलिस ने जांच की थी, उसमें 306 का मामला बना था। आरोपी को अरेस्ट किया गया था। उसके खिलाफ एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। उसके द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी को उतार कर हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसका स्कार्फ खोल दिया गया था। सारी चीजें थी। हैंगिंग मेडिकल रिपोर्ट में, पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर हैंगिंग आया था। तो उसमें पुलिस ने ये सारी चीजें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर की थी। सुसाइड केस में सबसे हैरान करने वाली बात थी कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे ने खुद ही लाश को उतारा था, जिसने पुलिस वालों को खबर दी थी कि उसकी दोस्त लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। जांच अधिकारी द्वारा बड़ी साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई है। उस विवेचना में जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य आए हैं, जो भी वहां पर ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज, कोई एविडेंस मिला है, उसके आधार पर यदि उन्होंने किया है तो उसके मेरिट्स पे हमको देखना होगा कि वास्तव में क्या क्या चीजें हैं और उसको कैसे उसको प्रमाणित करती हैं। केस शीशे की तरह साफ नहीं था, क्योंकि मृतक डॉक्टर की मां ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी बेटी सुसाइड कर सकती है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। एक मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही थी और इसी बीच हाईकोर्ट ने ये जांच सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा ये था कि लेडी डॉक्टर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। कत्ल का इल्जाम लगा उसी दोस्त जिम ट्रेनर सूरज पांडे पर। ये अवश्य है कि उस प्रकरण में जो मृतिका थी, उसके और वो जो आरोपी है सूरज पांडे, उनके घनिष्ठता थी, उनकी मित्रता थी। इस बात को लेकर सूरज पांडे सशंकित था कि उसके परिवार में इस बात का डिस्क्लोजर ना हो, अन्यथा इससे उसका परिवार टूट सकता था, जबकि मृतिका उस पर दबाव डाल रही थी। ऐसे तथ्य जांच में आए जो प्रकरण के बारे में मेरे द्वारा विवेचना अधिकारी से पूछे गए। सीआईडी जांच में खुलासा हुआ कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे ने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की थी। उसके बाद स्कार्फ से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर इस पूरे केस को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि गले की हड्डी टूटी नहीं थी और स्कार्फ की लंबाई फांसी लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लाश वज्रासन की अवस्था में थी, जिससे हत्या की बात पर मोहर लगी। तो ये सारी परिस्थितियां थी और इसमें ये चीजें आई हैं, तो निश्चित रूप से अगर ये ऐसा आया तो उसमें कड़ा से कड़ा दंड उसको मिलना चाहिए। जिन साक्ष्यों के आधार पर ये जांच की गई है और वो साक्ष्य जुटाए गए हैं। आखिर पुलिस की जांच में चूक कहां हुई? सीआईडी ने सूरज पांडे के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। इधर इस खुलासे ने सिरगिट्टी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं सर्द मौसम की। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रूई के फाय जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जनवरी में सर्दी का ट्रिपल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो पहाड़ी इलाकों में देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। भद्रवाह की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर तमाम सैलानियां जो हैं वो किस तरीके से बर्फ के गोले एक दूसरे को मारकर एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं वो तस्वीर भी आपको मैं दिखाई जहां पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि जब भी सैलानी पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक जरूर विश होती है कि उनके सामने स्नोफॉल हो, और वो विश यहां पर लोगों को पूरी हुई थी नजर आ रही है। अपने परिवार के साथ देखिए किस तरीके से एंजॉय करते हुए स्नोफॉल के साथ, लेकिन इन सबके बीच में यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी नजर आया है। आज से पहले मैंने बर्फ या तो फ्रिज में देखी थी, या तो टीवी में, या तो सीरियल्स में, बट या आज रियलिटी में देख रहे तो पता चल रहा है भाई ये लाइफ है। एंड बहुत मजा आया। कॉलेज की टेंशन है, 8 तारीख से कॉलेज का पेपर है, मगर बर्फ का, ताकि बर्फ मेरे को पाना आज एक ड्रीम था, उसके लिए पागलपन था, तो मैं यहाँ पे चलाया और अभी जाके मैंने छुट्टी भी लेना। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ देखी थी, और आज सामने से बर्फ देख के मुझे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है।
तो हाथ में जब मैंने पकड़ा तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। ठंड बहुत है यहाँ पे। अपनी वर्क लाइफ से निकल के जब आप 1-2 दिन के लिए भी ऐसी जगह किसी ऐसी जगह पे आते हो ना, दिस इज सो रिफ्रेशिंग। आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश होके जाते हो। एंड दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो वही जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर मिल रही है। सड़क पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। तो वहीं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पहुंचे हुए हैं। पर्यटकों ने वहां जमकर मस्ती की और बर्फबारी का आनंद लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो जनवरी में सर्दी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक भी लगा दिया है। कोहरे के चलते कल 496 फ्लाइट लेट हुई, तो वहीं 48 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। तो जहां पर पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड अपना सितम बरपा रही है। उधर कोहरे की मार ने और आफत को बढ़ा दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां जबरदस्त कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो गया है। दूसरी तस्वीर श्री गंगानगर से है, जो घने कोहरे के आगोश में डूबा हुआ नजर आया। वहीं अलवर और करौली में भी ठंड का प्रकोप जारी है। और खबर करौली से है, जहां पर दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी प्रभावित नजर आई। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। छुट्टी होने के कारण लोग घरों में डुबके हुए नजर आए। तो वहीं कोहरा बढ़ने से ठंड का एहसास भी बढ़ गया है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की चेतावनी दी है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोहरे के साथ ही गिर रही ओस से ठंड में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस समय हम करौली गंगापुर मार्ग स्थित NH 23 पर हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे सर्दी की क्या स्थिति है। ये अभी ड्राइवर हैं जो बाइक से कहीं से आए हैं। आप कहाँ से आए हो और क्या परेशानी आ रही है? सर, मैं प्रकाश होटल से आया हूँ और बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और सर्दी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बूंदाबांदी भी ओस टाइप में पड़ रही है। अभी कोहरे के कारण क्या परेशानी आई आपको? सर, कोहरे के कारण आने जाने में दिक्कत हो रही है और धुंधला धुंधला सा दिखता है, सही तरह से दिख नहीं रहा है। आवागमन में दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है जी और हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। बीमारी और आदमी को बुखार और जुकाम के भी वो है। कोहरे के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है, क्या परेशानी आ रही है? जी सर, मैं हलवाई का काम करता हूँ, लेकिन क्या अब कोहरे के कारण लेबर टाइम पे नहीं आ रही है, इसलिए टाइम पे नहीं पहुँचते पार्टी के पास काम करने के लिए। कई बार माइनस में तापमान रहा है और कई बार अधिकतम तापमान भी दर्ज किया गया है। बीते दिनों एक बार फिर से यहाँ सर्दी बढ़ने लगी है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में आंशिक बादल छाए रहने और कोहरे